So dear students, welcome again in this lecture room. So as you know that we are discussing this sexual reproduction in flowering plants. तो उसमें जो कल का टॉपिक था that was post fertilization events. तो उसमें मैंने बताया जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. वन इज़ कॉल्ड एज जाइगोट, सेकंड इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म. तो ये दो चीज़ें हैं, ये बनते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो उसके बाद इनका डिवीजन होता है. तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है ये बाद में एंडोस्पर्म बनाती है, तो जो एम्ब्रियो के लिए फूड मटेरियल प्रोवाइड करती है. तो सेकंड इज कॉल्ड एज जाइगोट, तो ये एम्ब्रियो बनाता है. तो यहाँ पर एक पॉइंट, जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद डिवीजन होता है माइटोसिस, तो उसमें मैंने बताया पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये इसमें माइटोसिस होती है, तो बाद में किस में, जाइगोट में होती है. ये क्वेश्चन आता है जो मैंने कल बताया. दूसरा पॉइंट जो है इसमें, यहाँ पर क्या पहले फर्टिलाइजेशन यानी कि पहले फर्टिलाइजेशन किसकी, एग की होती है या पोलर न्यूक्लिया की. अगर आपको याद होगा यहाँ पर, ये कल मैं भूल गया, दिस एम्ब्रियो सैक, यहाँ पर तो ये एग है और पोलर न्यूक्लिया. जब वहाँ से दो स्पर्म्स आएंगे तो एक किसके साथ मिलेगी, एग के साथ, तो जाइगोट बनाएगी. दूसरा पोलर न्यूक्लिया साथ, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म. तो क्वेश्चन कभी कभी यह आता है, क्या पहले फर्टिलाइजेशन एग और स्पर्म की होती है या पहले ट्रिपल फ्यूजन होता है. पहले फर्टिलाइजेशन सिनगैमी होती है, जाइगोट बनता है, तो उसके बाद ये प्राइमरी एंडोस्पर्म. लेकिन डिवीजन पहले एंडोस्पर्म का होता है, बाद में जाइगोट का होता है. यू शुड नो इट. ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, चाहे आपका नीट हो, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो. ये दो पॉइंट्स, पहले फर्टिलाइज एग होता है एंडोस्पर्म, तो पहले एग होता है, पहले डिवीजन जाइगोट में होता है या एंडोस्पर्म में, पहले किसमें, एंडोस्पर्म में होता है. तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आएगा, कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट. तो उस वक्त आपको रीज़न देना है क्यों वो होता है पहले, वो बाद में होता है. वो मैंने कल के लेक्चर में डिटेल में बताया. तो इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट भी बना, एम्ब्रियो बना, सब कुछ बना, उसके बाद जो ये ओव्यूल है, ये मान लो दिस इज ओव्यूल, तो ये ओव्यूल, ये जो ओव्यूल है ये बाद में सीड बनाता है. द ओव्यूल गेट इज कन्वर्टेड इनटू सीड. जो ये ओवरीवाल है, दिस इज ओवरीवाल, ओवरीवाल, तो ये ओवरीवाल जो है ये बाद में फ्रूट बनाता है. यहाँ पर अब दो प्रोसेस होते हैं. पहले जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थी, इसमें एक तो एम्ब्रियो जाइगोट बना और बाद में एम्ब्रियो बना जाइगोट से और एंडोस्पर्म बनी. लेकिन उसके बाद दो इवेंट सब होंगे यहाँ पर. एक तो ओव्यूल ये कन्वर्ट होगा किसमें, सीड में. दूसरा जो ओवरीवाल है ये कन्वर्ट होगा किसमें, फ्रूट में. तो पहले हम सीड, हालांकि कल मैं इसमें बहुत कुछ बताया लेकिन फिर से मैं ये रिपीट करूँ, सीड पहले ले लेंगे हम सीड. तो कभी कभी आपको एग्ज़ाम में आता है डिफाइन सीड. तो मैंने यहाँ बताया मैच्योर्ड ओव्यूल इज़ नोन एज सीड, इज़ नोन एज सीड. या आप डेफिनेशन लिखें, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ओव्यूल ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए सीड और इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए सीड. तो जब ओव्यूल राइप होता है तो ये सीड बना देता है. तो ये सीड जब बनता है, तो अगर आपको याद होगा जो ये ओव्यूल है, तो इस ओव्यूल का यहाँ पर दो कवर्स होते हैं, कभी कभी एक ही कवर होता है. तो दोज कवर्स आर कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्स. जब मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ाया तो वहाँ मैंने इंटीग्यूमेंट बताया. वहाँ मैंने और एक स्ट्रक्चर बताया, दैट इज कॉल्ड एज न्यूसिलस, न्यूसिलस. तो ये इंटीग्यूमेंट्स जो हैं, ये इंटीग्यूमेंट कभी कभी एक होता है, कभी दो होते हैं. वन इज कॉल्ड एज आउटर एंड सेकंड इज कॉल्ड एज इनर. तो आउटर वन यानी कि आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट, जब एक होगा तो दिस कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट और यूनिटैग्मिक. जब दो होंगे दैट इज कॉल्ड एज बाइटैग्मिक. ठीक है. जब सिंगल यहाँ पर इंटीग्यूमेंट होगा दिस विल बी कॉल्ड एज यूनिटैग्मिक. तो जब दो होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज बाइटैग्मिक. ठीक. तो जब सीड बनता है, तो यहाँ मान लो यहाँ पर सीड बना, तो सीड का जो एक्सटर्नल कवर वो इन इंटीग्यूमेंट से बनता है. सो आप ये लिखो, द इंटीग्यूमेंट्स लेटर ऑन gets converted into
सीड कोट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड कोट, यानी जो इंटीग्यूमेंट्स है ये तो बाद में इस सीड का कवर बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीड कोट। तो यहाँ पर मैंने बताया कभी कभी एक इंटीग्यूमेंट होता है यूनिटैग्मिक एडिशन, कभी कभी दो इंटीग्यूमेंट्स होंगे बाईटैग्मिक। अगर यहाँ पर मान लो दो इंटीग्यूमेंट्स हैं तो इस सीड के दो कवर बनेंगे, यहाँ पर इस सीड के दो कवर बनेंगे, वन इज कॉल्ड एज टेस्टा, वन इज कॉल्ड एज टेस्टा, सेकंड कॉल्ड एज टैगमिन। ठीक है, आप ही लिखो व्हेन देयर आर टू इंटीग्यूमेंट्स देयर फॉर्म्स टू covers of seed coat that is testa and tegmen। तो टेस्टा आउटर इंटीग्यूमेंट से बनता है, टैगमिन इनर इंटीग्यूमेंट से बनता है। ठीक है, तो अब यही सीड हम ले लेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यह सीड जो है दे आर टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज मोनोकाट सीड्स, है ना, मोनोकाट, सेकंड इज कॉल्ड एज डाइकाट। तो पहले जनरल हम ले लेंगे, ये सीड जो होता है, मान लो हम ले लेंगे वो, आपने वो चने खाए होंगे, चने खाए हैं, है ना, तो अगर वो क्लियरली आप देखोगे तो वहाँ पर पहले देखेंगे, वहाँ पर देयर इज़ ए स्मॉल माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर, छोटा मोटा पोर होता है, दैट पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, एंड देयर इज ए माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर, दैट पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। तो जब ये सीड हम ज़मीन में रखते हैं मतलब फॉर सोइंग, जर्मिनेशन के लिए, तो इस सीड को एक तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एक तो इसमें वाटर की ज़रूरत है, तो दोनों चीज़ें इसी माइक्रोपाइल से अंदर जाते हैं। यानी आप इस तरह लिखो, थ्रू दिस माइक्रोपाइल बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर एंटर्स, थ्रू दिस माइक्रोपाइल बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर एंटर्स इनटू सीड, क्योंकि बिना ऑक्सीजन और वाटर के यहाँ पर जर्मिनेशन नहीं हो सकती है ना। कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन, वी नीड वाटर, वी नीड आयरन, वी नीड टेम्परेचर। सो तीनों के तीन प्रेजेंट होने चाहिए। तो दो जो है वो अंदर घुस जाते हैं, कहाँ से, माइक्रोपाइल से। अगर आप देखोगे वहाँ ये जो माइक्रोपाइल है, अगर आप मान लो यह पी प्लांट आप ले लीजिए, उसमें वो पाड़ आपने देखी होगी, तो इसका पर हेमबंश, तो आप पाड़ को हम खोलेंगे, वहाँ से डिफरेंट बहुत से सीड्स मिलेंगे, तो उस सीड में आप वो छोटा मोटा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पाओगे, है ना, जिससे वो कनेक्ट रहता है इस पाड़ के साथ। सो दैट इज़ कॉल्ड एज फेनिकल, दैट इज़ कॉल्ड एज फेनिकल, FUNICLE, फेनिकल। सो फेनिकल मेक्स अटैचमेंट ऑफ सीड विद प्लेसेंटा, यानी इसके साथ ही कनेक्ट रहता है। तो जब सीड राइप होता है तो ये फिनिकल इससे कट जाता है, तो वहाँ पर एक परमानेंट स्कार रहता है, परमानेंट स्कार, निशान इसे हम कहते हैं। दैट स्कार इज कॉल्ड एज हीलम, यानी नियर माइक्रोपाइल देयर इज ए परमानेंट स्कार कॉल्ड एज हीलम, देयर इज ए परमानेंट स्कार कॉल्ड एज हीलम। तो उसके बाद देखते हैं ये सीड कोट होता है, इसमें सीड कोट है ना, सीड की कवरिंग जो है दैट इज कॉल्ड एज सीड कोट। तो यहाँ तो ये एक लेयर का होगा या दो लेयर्स के, टेस्टा एंड टैगमिन। तो अब क्या करेंगे, हम इस सीड को हम या इसका स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हम सीड को सोक करेंगे पानी में, ठीक है, ताकि वाटर एब्जॉर्ब करेगा और ये सॉफ्ट हो जाएगा कौन, सीड कोट। अगर आप ले लीजिए कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनका सीड कोड मतलब ना ऐसे ही कभी इजी वे में ऊपर नहीं उठता है, देखा है, मतलब ये काशिर पढ़े परिम आला, उनका सीड कोड जो बहुत ही है ना हार्ड होता है। जब वो सीड्स हम ज़मीन के अंदर रखते हैं, पहले वो एक तरफ वो काट देते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो को बाहर निकलना है, उसको ज़्यादा टाइम लगता है बाहर निकलने के लिए। तो इसीलिए ये सीड कोट जो है इसको सोक करने के लिए हमें इसको वाटर में रखना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर हम इस सीड कोट को हम हटाएंगे, ठीक। तो जब हम सीड कोट को हटाएंगे, यहाँ पर मान लो डाइकाट सीड है, मान लो यहाँ पर डाइकाट सीड है, तो जो डाइकाट सीड है वहाँ पर हम देखेंगे उसमें दो इक्वल पार्ट्स होते हैं ना, बीन ले लेंगे उसके दो इक्वल पार्ट्स होते हैं। तो वो पार्ट्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज कॉटिलेडन्स। सो देयर आर
देयर आर, इस तरह में करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर बनाएंगे, देयर आर टू पार्ट्स, so these parts are called as cotyledon. These are called as cotyledon, COTYLE, cotyledons. So दो होते हैं किन में, डाइकाट में ये दो होते हैं। आप बीन ले लो, पी ले लो, कोई भी डाइकाट सीड ले लो, उसके दो हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज कॉटलिडन। तो अगर जब हम सीड को किस में, ज़मीन में रखते हैं, सॉइल में रखते हैं, तो आपने देखा होगा ये कॉटलिडन लीव जो है पहले ऊपर आते हैं, क्योंकि इसमें भी ओरिजिनल लीव नहीं होते हैं, तो इसको फूड मटेरियल की ज़रूरत है। तो ये प्लांट जो है या एम्ब्रियो जो है, माइनिएचर प्लांट, वो इन्हीं कॉटलिडन से फूड मटेरियल हासिल करता है, ठीक है। तो तब ये ऊपर आते हैं, ये बिकम डार्क ग्रीन एंड कलर्ड, तो तब तक ये उसको फूड प्रोवाइड करते हैं सीड को या प्लांट को, जब तक उसके अपने लीव्स नहीं आते हैं। सो दीज कॉटलिडन्स आपको दे स्टोर फूड मटेरियल, तो यही हम खाते हैं ना, दे आर रिच इन प्रोटीन्स, है ना। हम राजमा खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होते हैं, चने खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है। तो बीच में आप अगर देखेंगे सीड के यहाँ पर छोटा मोटा एक मिनिएचर प्लांट होता है। ये जो कॉटलिडन है ना, कॉटलिडन, अगर इनको हम खोलेंगे तो बीच में आप देखेंगे छोटा मोटा एक प्यारा प्लांटलेट होता है, मिनिएचर प्लांट, वही तो एम्ब्रियो होता है। दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। बीच में होता है ये, दिस कॉल्ड एज एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो अगर देखेंगे, इसकी बीच में एक्सिस होती है, सो दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक एक्सिस, दिस कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक एक्सिस। तो मान लो ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, तो एम्ब्रियोनिक एक्सिस का जो ऊपर पार्ट है, ऊपर पार्ट जो है, दैट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल इन डाइकाट्स। आप इस तरह लिखो, द अपर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस towards pallimule is called as epicotyle. It is called as epicotyle. तो lower part जो है, that is called as, आप इस तरह लिखो, the lower part of embryonic axis towards radicle is called as hypocotyle. It is called as hypocotyle. तो एपिकोटाइल जो है यहाँ पर पैलिम्यूल होता है, यानी ये जो एपिकोटाइल होता है इस तरफ पैलिम्यूल होता है। हियर पैलिम्यूल इज प्रेजेंट, पैलिम्यूल होता है। तो नीचे जो एपिकोटाइल है यहाँ पर रेडिकल होता है, हियर इज रेडिकल। तो हम देखते हैं, हमें पता है जब ये सीड जर्मिनेट होता है तो उस वक्त ये पैलिम्यूल बाहर आता है, ऊपर आता है सॉइल से। वो जो रेडिकल है ये ज़मीन में या सॉइल में जाता है, तो पैलिम्यूल इट गिव्स प्राइमरी स्टेम और शूट, है ना। यहाँ से स्टेम बनता है, प्राइमरी स्टेम। तो जो रेडिकल है यहाँ से क्या बनेगा, रूट बनेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पर और एक चीज़ होता है, दैट इज कॉल्ड एज रूट कैप। जो हाइपोकोटाइल या रेडिकल है, यहाँ पर रूट कैप होती है, रूट कैप यहाँ पर होती है, ठीक। तो ये जो रूट कैप होती है, मैंने आपको जब मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ाई तो वहाँ मैंने बताया आपको, जब ये रूट नीचे जाता है तो हो सकता है नीचे से कोई हार्ड ऑब्जेक्ट हो, तो जब रूट नीचे जाएगा ये इसको डैमेज कर सकती है ना, इससे रूट डैमेज हो सकता है। तो उस वक्त ये रूट कैप इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कभी कभी ये आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट कैप? सो इट्स फंक्शन इज़ टू गिव प्रोटेक्शन टू दिस रूट, क्लियर। तो उसके बाद हम देखते हैं जो या आपकी एनसीईआरटी में और एक डायग्राम वहाँ दी गई है, आप जब घर जाओगे तो वहाँ पढ़ लेना, सीड ऑफ ओनियन। ओनियन की भी सीड भी दिया गया है, तो आप वहाँ देखोगे अच्छी तरह वहाँ पर। तो उसमें यहाँ पर कॉटिडन होता है, कॉटिडनस। तो यहाँ पर उसमें दिखाया गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यहाँ पर। आप ये देखेंगे वहाँ पर, वो क्लियर आप देख लेना, क्योंकि नीट में आ सकता है क्वेश्चन, वहाँ पर उसकी डायग्राम होगी तो आपके उसके लेबल पार्ट्स करने हैं।
किसका, ऑनियन का सीड वहाँ पर दिया है इसकी डायग्राम। तो ये जो सीड्स हैं, तो मैंने कहा इनमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। तो मैंने कहा आपको भी ये जो एंडोस्पर्म होती है, एंडोस्पर्म, तो ये एंडोस्पर्म कंज्यूम होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो बनने के लिए हमें फूड मटेरियल चाहिए, तो वो कहाँ से आता है, एंडोस्पर्म से आता है। तो जितना जितना एम्ब्रियो डेवलप होगा उतना उतना ये एंडोस्पर्म कंज्यूम होगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये फुल सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम होता है, कुछ नहीं बचता है। तो दोज सीड्स आर विदाउट एंडोस्पर्म आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद कुछ सीड्स ऐसे हैं जहाँ पर कुछ नहीं बचता है। फॉर एग्जांपल ये पी का सीड ले लेंगे, बीन्स का सीड ले लेंगे, वहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं बचता है। तो दो सीड्स आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्म। ये देखो, दो सीड्स आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन और एक्सएल्ब्यूमिनस, एक्सएल्ब्यूमिनस। ये आपके कोई पॉइंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है, व्हाट आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। गिव एग्जांपल। मैंने कहा बीन्स है, पी प्लांट, पी सीड है, दीज आर नॉन एंडोस्पर्मिक, या दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सएल्ब्यूमिनस। तो कुछ हैं, फॉर एग्जांपल कैस्टर ले लेंगे, कैस्टर बीन। तो कैस्टर बीन जो है इसमें, या बारले ले लेंगे या मेज ले लेंगे, तो उसमें क्या होता है, जब ये एम्ब्रियो डेवलप होता है तो एंडोस्पर्म कंज्यूम होती है, लेकिन सारी की सारी एंडोस्पर्म वहाँ कंज्यूम नहीं होती है, कुछ बचती है वहाँ पर एंडोस्पर्म। यानी जो एंडोस्पर्म का टिश्यू है कुछ बचता है वहाँ पर आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट उन सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है, तो उन सीड्स को क्या कहेंगे हम, एंडोस्पर्मिक सीड्स। सो आप लिखो एंडोस्पर्मिक सीड्स, एंडोस्पर्मिक सीड्स, एंडोस्पर्मिक सीड्स। यहाँ पर देखेंगे जो एंडोस्पर्म सीड्स होते हैं इनमें फुल एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता है, बल्कि कुछ बचता है। सो दीज आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड्स और दीज आर कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस, यानी दो सीड्स where endosperm, some amount of endosperm remains after embryo development. And those seeds where some amount of endosperm remains after embryo development, so they are called as endospermic or albuminous seeds. एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं मेज़, हर मेज़ तो मोनोकॉट है। बारले लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिए गई है एग्जाम्पल, बारले हैं, कैस्टर है, बारले एंड कैस्टर। सो दीज आर दो सीड्स वेयर एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। सो ये रहा डाइकॉट सीड। अगर हम मोनोकॉट ले लेंगे, आप मोनोकॉट सीड, इसके लिए अहम एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दी गई है, मेज़। मेज़ तो आपने खाया है ना, तो उसका सीड अब अगर ले लेंगे हम, यहाँ पर उसका सीड ऐसा होता है ना। तो मुझे बताओ मेज़ जो है ना, इसको फ्रूट कहेंगे या सीड कहेंगे? सीड। हाँ, मेज़ जो हम खाते हैं, आप मक्की खाते हैं ना, उसको सीड कहेंगे या फ्रूट कहेंगे? तो फ्रूट क्या होता है वहाँ पे? नहीं, मुझे बताओ फ्रूट क्या होता है, सीड क्या होता है? सो इसे कहते हैं सिंगल सीडेड फ्रूट, या आप लिखो इट इज कॉल्ड एज सिंगल सीडेड फ्रूट। सिंगल सीडेड फ्रूट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो मेज़ है, मेज़ का सीड, तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये फ्रूट बनता है, सीड बनता है, ये फ्रूट भी है और सीड भी है। इसमें सीड कोट जो है, यहाँ पर आप देखेंगे सीड कोट वो फ्यूजर होता है, वो नहीं उठता है। उठता है अगर मेज़ का, हम मतलब बीन का सीड कोट उठता है, लेकिन यहाँ अगर मेज़ ले लेंगे उसका नहीं उठता है, दैट इज अ फ्यूजर। द सीड कोट इज फ्यूजर हियर, द सीड कोट इज फ्यूजर हियर। तो उसके अंदर हम देखते हैं इन सीड्स में क्या होता है, यहाँ पर एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। ये तो सीड कोट है,
दिस इज फ्यूज्ड, तो अंदर से इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर और एक टिश्यू होता है दैट इज रिच इन प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एज एलेरून लेयर, दैट इज कॉल्ड एज एलेरून लेयर। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। एंड इन मेल सीड besides endosperm there is a rich proteinous substance present, rich proteinaceous substance present called as aileron layer। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कॉटलिडन एक होता है, लिखा आपने, यानी हेयर इज ए प्रोटोनिशियस रिच प्रोटोनिशियस सबस्टेंस प्रेजेंट, रिच प्रोटोनिशियस। अगर आप कहीं के ना आप बोल जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, उस वक्त मुझे बताओ सर यहाँ पर क्या है, प्लीज़ रिपीट इट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वीडियो चल रहा है आप तो कह नहीं पाएंगे, आप बताओ ना अगर कुछ, ठीक है, अगर आप में कुछ कोई कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो उस वक्त आप बता सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एलेरून लेयर। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, या कल आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एलेरून लेयर। इसमें बहुत ही प्रोटीन्स होते हैं, मेज़ में होता है, मोनोकाट्स में होता है। तो यहाँ पर मोनोकाट इसीलिए कहा गया इसको क्योंकि वहाँ पर सिंगल कॉटलिडन होता है। आप ये देखो, देयर इज सिंगल कॉटलिडन, देयर इज सिंगल कॉटलिडन इन मोनोकाट्स, देयर इज सिंगल कॉटलिडन इन मोनोकाट्स एंड दिस इज कॉल्ड एज सिक्यूटुलम। सिक्यूटुलम ये ऑब्जेक्टिव आता है अक्सर नीट में, वहाँ ये होता है द कॉटलिडन इन मोनोकाट इज कॉल्ड एज सिक्यूटुलम, SCU सिक्यूटुलम। तो यहाँ पर सिंगल को, लेकिन मैंने अगर तो आप जब मैंने एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ाया तो वहाँ मैंने बताया जो एम्ब्रियो है मोनोकाट में, जिस कॉटलिडन सिंगल कॉटलिडन होता है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर और एक कॉटलिडन देखा गया, बट दैट इज़ रिड्यूस्ड वन, दैट इज़ रेडिमेंट्री। प्रेजेंट होता है मगर वो रेडिमेंट्री होता है, नॉन फंक्शनल होता है, वेरी मच रिड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एपिब्लास्ट। ये कल के लेक्चर में मैंने बताया एपिब्लास्ट। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है द सेकंड कॉटलिडन इन मोनोकाट इज कॉल्ड एज, है ना, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है नीट में भी और आपके बोर्ड के एग्जाम में। हाँ तो मैंने निकाला भैया, आया था इस साल, ये आ सकता है द सेकंड कॉटलिडन इन मोनोकाट इज कॉल्ड एज, इसे हम एपिब्लास्ट कहते हैं। ये मगर ये क्या होता है, वेरी मच रिड्यूस्ड होता है, वेरी मच रिड्यूस्ड होता है या रेडिमेंट्री होता है। रेडिमेंट्री, रेडिमेंट्री मीन्स नॉन फंक्शनल, इसकी कोई फंक्शन नहीं होती मगर प्रेजेंट शॉर्ट होता है। सो दिस कॉल्ड एज एपिब्लास्ट। तो ये कल जब मैंने एम्ब्रियो डेवलपमेंट का पढ़ाया तो उस वक्त मैंने बताया आपको, तो यू विल पॉइंट ऑन इट। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अब एम्ब्रियो होता है, तो मान लो दिस इज एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियोनिक एक्सिस, दिस इज एम्ब्रियोनिक एक्सिस, हम यहाँ पर लिखेंगे एम्ब्रियोनिक एक्सिस। यहाँ पर ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, ठीक। तो ये एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो के जो अपर पार्ट है यहाँ पर देयर इज पैलीम्यूल, है ना, पैलीम्यूल। तो नीचे की तरफ क्या होगा, रेडिकल, नीचे की तरफ रेडिकल है। तो जो पैलीम्यूल है उसका अपर पार्ट इट इज़ कवर्ड बाय स्ट्रक्चर, ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि डाइकार्ड में मैंने ये बात नहीं बताई। द पैलीम्यूल एंड अपर पार्ट ऑफ दिस एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज कोलियोपिटाइल। ये आप लिखो, कोलियोपिटाइल। The upper part of the embryonic axis pallimule or embryo is covered by coleoptile. It is covered by coleoptile. ठीक। तो जो lower part है यहाँ पर, this lower part is covered by coleorhiza. The lower part is covered by coleorhiza. तो ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपके एग्ज़ाम में।
द कवर ऑफ रेडिकल और हाइपोकोटाइल इन मोनोकार्डिस कोलियोराइजा, राइजा मीन्स रूट, क्योंकि रेडिकल से क्या निकलता है, रूट निकलता है। तो अपर पार्ट दैट इज पैलिम्यूल एज वेल एज एपिको दैट इज कवर्ड बाय कोलियोपेटाइल। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, मोनोकाट सीड का। अब यहाँ पर फ्रूट है, फिर से आएंगे यहाँ पर, मैं फिर से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाऊंगा। ये क्लियर हुआ आपको कि नहीं है? मान लो अंदर से सीड बन गया। अगर ये तो आप देखते हैं कुछ प्लांट जब उनमें फ्रूट बनता है उनमें बहुत से सीड्स अंदर होते हैं, है ना, दिखा है कि नहीं? एप्पल देखो उसमें बहुत सीड्स होते हैं, वाटरमेलन देखो, तो वहाँ पर एक ओव्यूल होगा या बहुत से ओव्यूल होंगे? शाबाश। जिस फ्रूट में बहुत से सीड्स आप देखेंगे, क्या वहाँ एक ओव्यूल होगा कि बहुत से ओव्यूल होंगे? बहुत, क्योंकि ओव्यूल तो है ना सीड बनाता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ बहुत से ओव्यूल्स होंगे। तो ओव्यूल तो सीड बन गया, तो यहाँ पर जो बाहर ओवरी का वाल है, ये जिसका एज ओवरी वाल, तो ये ओवरी वाल क्या बनाएगा, फ्रूट। तो फ्रूट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? आप लिखो फ्रूट, फ्रूट इज डिफाइंड एज राइपन ओवरी। जब ओवरी राइपन होती है तो ये क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है। द फ्रूट इज डिफाइंड एज राइपन ओवरी, या ओवरीवाल भी लिख सकते हैं आप, ओवरी और ओवरीवाल, या आप इस तरह लिखते हैं, या आप इस तरह लिख सकते हैं, द ओवरीवाल इज कन्वर्टेड और फॉर्मड ए फ्रूट। मान लो यहाँ पर हम कोई फ्रूट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल हम मैंगो ले लेंगे यहाँ पर, है ना, खाया है मैंगो, मैंगो खाया है? तो जो मैंगो का फ्रूट है, पहले ये मैं बताऊँ आपको, जो ओवरी वाल है दिस कॉल्ड एज पेरिकार्प, आप ही लिखो, द ओवरी वाल इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, द फ्रूट इज फार्म फ्राम, द फ्रूट इज फार्म फ्राम, वहाँ तो ओवरी वाल नहीं होगा, वहाँ डायरेक्ट पेरिकार्प होगा। जो ओवरी वाल है इसे क्या कहते हैं हम, पेरिकार्प। तो फ्रूट कहाँ से बनेगा, पेरिकार्प से। तो ये पेरिकार्प जब फ्रूट बना देता है, तो यहाँ पर अब 3 पार्ट्स अब इस फ्रूट के होते हैं। द फ्रूट हैज़ 3 पार्ट्स। द आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज एपिकार्प, यानी जब ये पेरिकार्प फ्रूट बना देता है तो ये डिफ्रेंशिएट होता है 3 लेयर्स में। जब पेरिकार्प फ्रूट बना देता है तो इट गेट्स डिफ्रेंशिएट इनटू 3 लेयर्स और 3 कवर्स। द आउटर वन इज कॉल्ड एज एपिकार्प, है ना, कश्मीरी में दियल कहते हैं, सूट से दियल तो दैट इज कॉल्ड एज एपिकार्प। तो उसके बाद सेंटर में जो हम खाते हैं फ्लशी पार्ट, सेकंड इज फ्लशी पार्ट दैट इज कॉल्ड एज मीजोकार्प। मीजोकार्प दैट इज ईटेबल, हम खाते हैं वो, है ना, आम देखेंगे हम दिल उठाते हैं और खाते हैं अंदर का पार्ट, दैट इज मीजोकार्प। तो मीजोकार्प इज फ्लशी एंड ईटेबल और एडिबल। तो उसके अंदर हार्ड कवर होता है ना, स्टोनी और हार्ड कवर, दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्प। एंडोकार्प, तो इस एंडोकार्प में ही सीड्स होते हैं, इस एंडोकार्प में सीड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई भी फ्रूट ले लेंगे इसमें 3, लेकिन मोनोकार्प्स में कभी कभी क्या होता है, मोनोकार्प्स में वहाँ हम ये एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प डिफ्रेंशिएट नहीं होते। ये मेज़ ले लेंगे, है ना, मेज़ हम ले लेंगे, वीट ले लीजिए, राइस ले लीजिए, वहाँ पर आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं एपिकार्प क्या है, तो वहाँ पर ड्राई होता है, फ्यूजर होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज कैरियोप्सिस। आप इस तरह लिखो, इन मोनोकार्प्स there is no differentiation of pericarp. In monocots there is no differentiation of pericarp into pericarp into epicarp, mesocarp and endocarp, but they are fused. Such a condition is called as caryopsis. Such a condition is called as caryopsis. तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे,
कैरियोप्सिस कहेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। कैरियोप्सिस रेफर्स टू व्हाट इज कैरियोप्सिस, है ना, कैरियोप्सिस क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये किन में होता है, मोनोकॉट्स में भी होता है, ठीक है। तो ये फ्रूट जो होता है, मैंने कहा ये किससे बनता है, ओरिवाल्स से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ये फ्रूट जो हम खाते हैं, एडिबल पार्ट जो होता है, ये ओरिवाल से नहीं बनता है, बट अदर पार्ट ऑफ दिस फ्लावर टेक्स पार्ट इन दिस फ्रूट फार्मेशन, यानी तो जब फ्रूट ओरिवाल से नहीं बनेगा बल्कि और किसी पार्ट से बनेगा। मैंने, अगर आपको याद होगा, जब मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ाया तो वहाँ मैंने बताया थैलेमस, याद है, थैलेमस। तो ये थैलेमस जो है, थैलेमस, तो ये प्लेटफार्म होता है, इस पर फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कभी कभी यही थैलेमस फ्रूट बना देता है, तो उस फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल एप्पल, इसकी एग्जाम्पल दिया आपको, एप्पल, that is not true fruit but that is false, आपको false fruit when fruit is not formed from the oval, when fruit is formed not from the oval but other part of a flower, it is called as false fruit. It is called as false fruit. It is called as false fruit. ठीक, तो एग्जाम्पल आप ले लेंगे एप्पल, एप्पल जो है फॉल्स फ्रूट है। तो बाकी जो फॉर एग्जाम्पल बनाना हम ले लेंगे या हम मैंगो ले लेंगे, तो दैट इज ट्रू फ्रूट। लिहाजा दिस फॉल्स फ्रूट इज आल्सो कॉल्ड एज सीडो फ्रूट, दिस आल्सो कॉल्ड एज सीडो फ्रूट। सीडो मीन्स फॉल्स, तो सेकंड इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट। सो फ्रूट्स को हम क्लासिफाई दो ग्रुप्स में कर सकते हैं, वन इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट, अदर इज कॉल्ड एज फॉल्स और सीडो फ्रूट, ठीक है। ये तो ये आप कर सकते हैं। तो टाइम क्या आ गया, टाइम क्या आ गया, है किसी के पास? हाँ, बात है। टाइम ये क्लास कितने बजे तक होता है? बात होता है, अभी 7 मिनट है ना हमारा, ठीक है। तो ये सीड जो है, तो जब ये सीड बनता है तो अब आप देखेंगे ये ड्राई होता है बाद में, लेकिन कुछ फ्लशी भी होते हैं। तो जो ड्राई होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ड्राई फ्रूट्स, ये ड्राई सीड्स, दे आर कॉल्ड एज ड्राई सीड्स। फॉर एग्जांपल बादाम खाए हैं आपने, है ना, तो ये ड्राई सीड्स होते हैं, हमको हम ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं, लेकिन अंदर से सीड जो ड्राई होता है, क्योंकि जब ये बनता है तो इसमें वाटर कंटेंट जो होता है वो कम होता है। तो उसमें वाटर कंटेंट क्या रहता है, 10 to 15% ऑफ देयर मास। ये देखो आप ऑब्जेक्टिव आ सकता है इन मैच्योर फ्रूट्स or dry fruits, the water content there remains 10 to 15% of their total mass, 10 to 15% of their total mass। तो ये उनमें होना चाहिए, पूरे के पूरे ड्राई नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो these are called as dry seeds, और हम इनको ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं ना, बादाम इसको ड्राई फ्रूट कहते हैं, काजू, हालांकि वो क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, मगर उनको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं यहाँ पर। तो कुछ फ्लशी होते हैं, फ्लशी सीड्स, फ्लशी सीड्स या फ्लशी फ्रूट भी हम कहेंगे, मतलब मैंगो खाते हैं, बनाना खाते हैं, यहाँ पर ये फ्लशी होते हैं। तो ये ड्राई सीड जो बनता है ये बाद में बहुत देर तक रहता है, प्रिजर्व रहता है। कुछ सीड्स ऐसे जो 100 ईयर तक रहेंगे वायबल, एंड सम सीड्स रिमेन वायबल। वायबल मीन्स दे हैव एबिलिटी, ये लिखा वायबल सीड्स, वायबल सीड्स, द सीड्स विच हैव एबिलिटी टू जर्मिनेट, द सीड्स विच हैव एबिलिटी टू जर्मिनेट आर कॉल्ड एज वायबल सीड्स, आर कॉल्ड एज वायबल सीड्स। तो ये कभी कभी 100 ईयर तक भी वायबल रह सकते हैं,
कुछ अप टू 10,000 ईयर्स, 10,000 साल तक भी कुछ सीड्स निकाले गए। तो एक सीड किंग्स पैलेस, वहाँ उस साइड पर डेड सी है ना, डेड सी के पास एक किंग्स पैलेस वहाँ पर साइट थी, वहाँ पर एक सीड निकाला गया फोनेक्स। तो ये 2000 साल का पुराना सीड था, बट हैज़ पावर ऑफ जर्मिनेशन, वी कैन से इट इज़ वायबल। सो कुछ तो 10,000 साल तक भी रह सकते हैं, वो सीड्स भी दरियाफ्त हुए हैं, क्योंकि जाते गए ज़मीन के नीचे, तो वहाँ ये वायबल रह सकते हैं, पास वायबल रह सकते हैं। सो दे कैन रिमेन वायबल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सम अप टू 100 years, सम अप टू 10,000 years, सम अप टू 2,000 years. So they have the power to germinate, or we can say they remain viable. तो कुछ सीड्स ऐसे हैं जिनमें डिस्पर्सिबल मैकेनिज्म होता है। कुछ सीड्स ऐसे हैं, दे हैव सम सीड्स हैव डिस्पर्सिबल mechanism. Dispersible means they can scatter. कुछ सीड्स में विंग्स होते हैं, वो बहुत डिस्टेंस पास करते हैं, 1000 किलोमीटर भी पास कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ विंड। कभी हम देखते हैं कहाँ एक वहीं से सीड आया, यहाँ पर गिरा, यहाँ जर्मिनेशन, यहाँ ये कहाँ से आ गया, ये तो यहाँ पाया ही नहीं जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है, दूसरी कंट्री से सीड आ गया विद हेल्प ऑफ विंड, उसने इतनी डिस्टेंस कवर कर दी और यहाँ आप आया तो यहाँ जर्मिनेट हो गया। सो हम कहेंगे इनमें ये मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सिव पावर जो है इनमें प्रेजेंट होता है। सो दे कैन ट्रैवल लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अगर उनको वहाँ पर क्या मिलेगी, वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, सो दे कैन गेट जर्मिनेटेड। तो अदरवाइज ये जब जर्मिनेट नहीं होते हैं तब तक ये एक पीरियड में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। ये आप देखो डॉर्मेंसी एंड द सीड्स शो ए रेस्ट पीरियड फॉर सम टाइम, देन दे जर्मिनेट, दे शो रेस्ट पीरियड ड्यू टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, ड्यू टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर एनवायरमेंट में कंडीशंस एडवर्स होंगे, टेम्परेचर अच्छा खासा नहीं होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी, आयर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी, तो ये जर्मिनेट नहीं होगा। उस पीरियड में ये कहाँ चला जाता है, डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी क्या है, ये वो फिनोमेना है जिसमें सीड और एम्ब्रियो रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। तो फिर से अगर उसको हम क्या, वाटर, इसको आयर, इसको टेम्परेचर ये देंगे, यानी अंडर फेवरेबल कंडीशंस, that is availability of water, oxygen and temperature. Under favorable conditions, that is availability of water, temperature and air, oxygen, they germinate and form a new plant. So they can break this dormancy. सो या डेट है ना, डेट पाम, ये 1000 ईयर तक रह सकता है। डेट पाम उस वक्त इतनी देर तक ये डॉर्मेंट रह सकता है, उसके बाद जर्मिनेट हो सकता है। देखा उसकी, क्योंकि उसके जो एंडोकार्प बहुत ही स्टोनी होता है, अगर हम तोड़े डालेंगे उसको तोड़ता नहीं है ना, वो टूटता नहीं है। सो इट टेक्स लॉन्ग पीरियड फॉर डॉर्मेंसी। सो आई थिंक क्लास इज़ ओवर। तो मेरे ख्याल में अब इसमें एक और लेक्चर लगेगा, तो वो हम कल ले लेंगे। एम्ब्रियोनी है और एक टॉपिक है एपोमिक्सिस कल ले लेंगे। तो कल इसको हम कंप्लीट करेंगे, कल नहीं परसों, क्योंकि कल छुट्टी है। सो आई शुड स्टॉप हियर। थैंक यू। एनी क्वेश्चन, कन्फ्यूजन? ओके, थैंक यू।